सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ बहुत छोटा सा सेशन, ठीक है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो प्लीज़ आप बिल्कुल ध्यान से देखना और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल डेली वाइज कंटिन्यू रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम सब जुलाई में बता रहे हैं कि हो सकते हैं, ठीक है, कन्फर्म नहीं है बट हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ओनली एक कल्पना करी जा सकती है अभी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जितने भी इसके 15 क्वेश्चन है ऑलरेडी से मैं वो करा चुकी हूँ, तो जिसने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो हमारा सेशन देख ले, बाद में ये वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संप्रेक्षण के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए, ठीक है। जो संप्रेक्षण के घटक होते हैं वो बताने हैं। फर्स्ट है प्रेषक, संदेश और ग्राही, ठीक है। ये हमारे संप्रेक्षण के घटक कहलाते हैं। पूछ ले जाते हैं कितने होते हैं, तो कितने हैं, 3 होते हैं, प्रेषक, संदेश और ग्राही, ठीक है। संप्रेक्षण क्या होता है सबको पता है। संप्रेक्षण क्या होता है, जो दो व्यक्तियों के बीच में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संप्रेक्षण कहते हैं, ठीक है। संप्रेक्षण 2 प्रकार का बताया तो उन्होंने, कितने संप्रेक्षण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है अप्रभावी संप्रेक्षण, एक होता है प्रभावी संप्रेक्षण, ठीक है। प्रभावी और अप्रभावी संप्रेक्षण। प्रभावी संप्रेक्षण वो होता है जिसमें दोनों बंदे खुद से अपनी जो उनकी डिस्कशन होता है, ठीक है, अपने उस पर वो क्या करते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल करते हैं, ठीक है। और जो वो होता है अप्रभाव वाला होता है संप्रेक्षण, वो होता है कि उसमें सिर्फ ओनली वन बंदा ही बोलता है और दूसरा बंदा उसके विचारों को सिर्फ ओनली सुनता है, बट उस पर कोई अपनी डिस्कशन नहीं रखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है, ठीक है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे है कि प्रेषण द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है, बिल्कुल, जिसके फलस्वरूप बालक ध्यानमग्न होकर पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है। बिल्कुल, जो अभिप्रेरणा होती है वह हमारे वर्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कुछ वर्क करते हैं तो वर्क करने से पहले अगर हम मोटिवेट हो जाते हैं तो वह वर्क हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए क्या बन जाता है, एक न्यू का काम करता है, ठीक है। तो मोटिवेशंस इज़ अ इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उदाहरण परिविधि की 2 उपयोगिता बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल्स की परिविधि बतानी है, ठीक है। तो उदाहरण से पाठ्य वस्तु स्पष्ट, बोधगम्य तथा रोचक बन जाती है, ठीक है। फिर सेकंड है उदाहरणों का प्रयोग विषय सामग्री को स्पष्टता प्रदान करता है और नया ज्ञान भी देता है। बिल्कुल, जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है, ठीक है, उसको क्या बनाता है, एक तो बोधगम्य बनाते हैं और एक उसको क्या बनाता है, रोचक बना देता है, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम्पल्स से हम कुछ भी सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम एग्जाम्पल से कुछ भी सॉल्व करते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और यह क्या होती है, विषय सामग्री को क्या बना देती है, स्पष्ट प्रदान करती है, ठीक है। और यह नया ज्ञान भी देता है, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या देता है, वो हमको नए ज्ञान और नए अनुभव को भी प्रदान करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है, ठीक है, अथवा उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आंसर यही होगा, ठीक है। देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की शिक्षा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है, ठीक है, और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उसके सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को दूर किया जाता है, ठीक है। समझते हैं क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण, उस शिक्षण को कहा जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, छात्रों की जो भी त्रुटियां होती है, ठीक है, जो भी उसको पढ़ने में क्या हो रही है, समस्या हो रही है, तो उसकी उन कमजोरियों का पता लगाकर क्या किया जाता है, उनका समाधान किया जाता है। उसी को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल, अगर सिंपली भाषा में आपसे किसी ने पूछ लिया कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, तो आप बिल्कुल बुक की लैंग्वेज तो नहीं बताओगे, ठीक है। तो अपने माइंड से बताना कि उपचारात्मक शिक्षण वह होता है जिसमें जब छात्रों को कोई त्रुटि होती है किसी भी वर्क पर, ठीक है, किसी भी बुक्स पर या किसी भी वर्क पर, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम इसके अकॉर्डिंग उसका समाधान करते हैं, तो उसी को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं, ठीक है। तो गतिविधि से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जिनकी सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और साथ ही करके सीख रहे होते हैं, ठीक है, और साथ ही करके सीख रहे होते हैं। तो गतिविधि आधारित शिक्षण क्या होता है कि वह क्रियाएं होती है जिनकी सहायता से बच्चे क्या करते हैं, विषय वस्तु पर ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और साथ ही करके भी सीख रहे होते हैं, ठीक है। खुद की हेल्प से क्या करते हैं,
स्टूडेंट्स खुद से वर्क करते हैं, ठीक है, और उसको खुद करके देखते हैं, ठीक है, तो उसी को हम गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है TLM का पूरा नाम बताइए तथा इसका उपयोग बताइए, ठीक है। तो TLM का पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। इसका मतलब होता है हिंदी में शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। उपयोग कहाँ होता है? TLM द्वारा कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं रोचक बनाया जाता है, ठीक है। जो TLM होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो हमारी क्लासेस, जितने भी क्लासेस वर्क होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बनाते हैं, उसको हम रोचक बना देते हैं, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, ठीक है। जितनी भी सामग्री होती है जैसे श्यामपट्ट वगैरह, ठीक है, ये क्या होती है, हमारे लिए बहुत बेनिफिट होती है बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। श्यामपट्ट हुआ जैसे कि हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो बिल्कुल वह सिद्धांत कहलाता है हमारा सूझ का सिद्धांत, ठीक है। जब भी हमारे माइंड में कोई प्रॉब्लम चलती है, ठीक है, तो माइंड में जब कोई प्रॉब्लम चलती है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे माइंड में एकदम आ जाता है, एकदम आ जाता है, ठीक है, तुरंत से हमारा उसका क्या आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत कहते हैं कि वर्क ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है, एकदम माइंड में हमारे क्या होगा, उसका सॉल्यूशन आ चुका, ठीक है। और सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था, ठीक है। और कोहलर ने जो अपना वो किया था, एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? कोहलर ने अपना किस पर? चिंपैंजी पर किया था, ठीक है। और चिंपैंजी का नाम क्या रखा था उन्होंने? सुल्तान रखा था, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं PTA तथा MTA का पूरा नाम बताइए, ठीक है। तो PTA पेरेंट टीचर एसोसिएशन यानी कि अभिभावक अध्यापक संघ, ठीक है। MTA मदर टीचर एसोसिएशन, ठीक है, मातृ अध्यापक संघ, ठीक है। जो PTA क्या होता है वो होता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, ठीक है। और MTA क्या होता है? मदर टीचर एसोसिएशन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गतिविधि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो गतिविधि वह रुचिकर ढंग है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। गतिविधि द्वारा दिया गया ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है, ठीक है। गतिविधि क्या होता है? इससे जो भी हम अधिगम प्रक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, वह हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा रोचक होती है। और इससे जो भी हम ज्ञान देते हैं, ठीक है, जो भी नॉलेज दिया जाता है वह क्या होती है, वह स्थायी नॉलेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे अध्यापक शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक ढंग से संपादित करता है, ठीक है। तो गैच के अकॉर्डिंग है यहाँ पे कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्ष में करता है, ठीक है। ये किसके विचार है? यह गेज के विचार है, ठीक है। तो शिक्षण कौशल क्या होता है? शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे अध्यापक क्या करता है, शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक ढंग से संपादित करता है, ठीक है। जो टीचर्स होते हैं वह क्या करते हैं, वह शिक्षण कार्य को क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बना देते हैं और बहुत रोचक बना देते हैं, जिससे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो उनको सीखने में बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो उसी को हम शिक्षण कौशल कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहलाती है, ठीक है। जो न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत आते हैं वही हमारी निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहलाती है, ठीक है। इसी को हम अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किन्हीं 4 शिक्षण परिविधियों का नाम बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे प्रश्नोत्तर परिविधि, और फिर गतिविधि परिविधि, व्याख्यान परिविधि और विवरण परिविधि। यह है हमारी शिक्षण परिविधियों के क्या है, नाम है, ठीक है। इम्पोर्टेंस है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं फिर यहाँ पे शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं का नाम बताइए, ठीक है। क्या बताना है? नवीन विधाएं, ठीक है, जो न्यू है, ठीक है, उनको बताना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षण, ठीक है। सेकंड है उपचारात्मक शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, सहगामी शिक्षण, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण जिसमें क्या होता है, जिसमें चिल्ड्रन सेंटर्स पर होते हैं, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण मैंने बताया आपको, उपचारात्मक शिक्षण जब बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किसी भी वर्क पर, तो उसको
उसको समझाने के लिए और उसका समाधान करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण को अपनाते हैं, ठीक है। दक्षता आधारित शिक्षण भी यही होता है, ठीक है, जिसमें हम बच्चों को कल्पनाशील और बहुत अच्छी तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, जो भी हमारे वक्स होते हैं, ठीक है। और सहगामी शिक्षण भी हम उनको बहुत सहयोग देते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ग पर कुछ भी सिखाया जाता है तो उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा सहयोग दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सहगामी शिक्षण कहलाता है, ठीक है। तो ये 4 विधाएँ जो होती हैं हमारी, ये न्यू विधाएँ कहलाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है TLM के लिए कितनी धनराशि देय होती है, ठीक है, कितनी धनराशि देनी होती है। तो TLM के लिए 500 रुपये की धनराशि देय होती है। कितनी होती है, 500 रुपये की धनराशि देय होती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ ले जाते हैं कि जो TLM के लिए कितनी धनराशि देय होती है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए जाते हैं आपको कि 500, 800 या फिर 1000 या फिर 300, ठीक है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, जब आपको पता है कि कितनी देर होती है 500, बिल्कुल देखते ही क्या हो गया आंसर, हमारा माइंड में टिक हो गया, ठीक है। कितनी होती है, 500 होती है। फिर नेक्स्ट है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि BRC का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो BRC का पूरा नाम बताना है आपको। तो B का मतलब क्या होता है, ब्लॉक, ठीक है। R का मतलब संसाधन, C का मतलब सेंटर, केंद्र, ठीक है। तो BRC का जो पूरा नाम होता है वह क्या होता है, वह होता है ब्लॉक संसाधन केंद्र, ठीक है। तो ये था आज का हमारा बहुत छोटा सा सेशन, ठीक है। सो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।